Hello, dear friends. I welcome you all to my Institute English Cosmos. I'm Dr. Mukesh Parikh. These questions are from previous years of English Literature Net Unit number 1 Drama. ये अगस्त 2024 का क्वेश्चन है. अब हम लेते हैं कि ड्रामा में कौन कौन से क्वेश्चंस अगस्त में पूछे गए हैं. तो देखिए, पहला क्वेश्चन है गॉर्बोडॉक. क्वेश्चन बहुत सीक्वेंस में पूछा है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कि आपको मालूम है कि 16th सेंचुरी में जब ड्रामा स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली ये जो ट्रेजेडी मानी जाती है गॉर्बोडॉक. गॉर्बोडॉक के बारे में क्वेश्चन है कि दो लोगों ने मिलकर लिखी थी. तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि इट वाज द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी तो कंसिस्ट ऑफ 5 एक्ट्स. तो हु रोट फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि लास्ट के 2 एक्ट्स किसने लिखे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट 3 एक्ट्स है वो टॉमस नॉर्टन ने लिखे थे. तो क्वेश्चन बहुत आसान है. अब देखो, ये मालूम होना चाहिए कि टॉमस किड जो है वो किसी के कोलैबोरेशन में नहीं लिखते थे. जॉन लिली जो थे वो किसी के कोलैबोरेशन में नहीं लिखते थे. ये भी ड्रामेटिस्ट थे, ये भी ड्रामेटिस्ट थे, है ना. टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत फेमस है. जॉन लिली का आपको मालूम होना चाहिए यूफ्यूइज्म बहुत फेमस है, यूफ्यूज. और निकोलस उडाल और टॉमस सैकवेल. तो आंसर है टॉमस सैकवेल, क्योंकि निकोलस उडाल ने कॉमेडी लिखी थी फर्स्ट. तो इस तरह से आप अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप आंसर ले सकते हैं. आंसर मैंने दे दिया है. नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू एटलीस्ट रिवाइज समथिंग. गॉर्बोडॉक की जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है उस पर अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना. जो अब लोग सितंबर 9 को पेपर रिपीट हो रहा है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 24 अगस्त में आया था ये क्वेश्चन. द ट्रेजेडीज ऑफ फेरिक्स एंड पोरिक्स. इसका सबटाइटल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये उस राजा के 2 बेटे हैं, फेरिक्स एंड पोरिक्स. ये एक फैमिली ट्रेजेडी है जिसमें राजगद्दी को लेकर के लड़ाई होती दोनों भाइयों में. वाज रिटन जॉइंटली बाय टॉमस नॉर्टन एंड टॉमस सैकवेल. तो ये आप जब हम नोट्स देते हैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश कॉस्मोस मेरे इंस्टीट्यूट में, तब मैं उनको ये पहले से ही रटवा देता हूँ. तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी रहा स्टूडेंट्स के लिए. अकॉर्डिंग टू टाइटल पेज ऑफ द प्रिंटेड एडिशन एक्ट 1 to 4. अच्छा, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए. इसका मतलब है कि उन्होंने कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा. अगर आप कहीं से भी इसका टाइटल पेज भी देख लेते हो, कवर पेज, तो आप देखोगे कि उसी पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट 3 एक्ट्स वर रिटन बाय नॉर्टन एंड एक्ट 4 and 5 वर बाय सैकविल. सो इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश ट्रेजेडी और फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स. तो देखो, यहीं पर आपके 4 क्वेश्चंस रेडी हो गए कि अगर छोटी सी जानकारी है तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं. स्टोरी भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेनी चाहिए हमें कि राजा है गॉर्बोडॉक और वो अपनी किंगडम को दोनों बेटों में फेरिक्स और पोरिक्स में डिवाइड करता है, लीडिंग टू राइवलरी. दोनों में दुश्मनी पैदा हो जाती है, देन मर्डर करते हैं, रिवेंज लेते हैं एक दूसरे के साथ, फिर फाइनली एक भाई दूसरे को मार डालता है, सिविल डिसऑर्डर यानी सिविल वॉर हो जाती है. ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है. सो द प्ले इज अ पॉलिटिकल वार्निंग अबाउट द डेंजर्स ऑफ डिवाइडेड रूल एंड डिस्प्यूटेड सक्सेशन. इसमें होता क्या है कि जो मदर है वो बड़े वाले को ज्यादा प्यार करती है, फेरिक्स को, और जो फादर है वो पोरिक्स को ज्यादा प्यार करता है. तो इट्स प्लॉट डिराइव्स फ्रॉम जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया. अब देखिए, ये एक और 5वां क्वेश्चन तैयार हो रहा है. जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ जो है वो हिस्ट्री की बुक लिखने के लिए फेमस है, ब्रिटेन की. तो हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया, ये आपको याद रखना है, ठीक है. इसके अलावा हमें और क्या याद होना चाहिए कि इसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो 1561 में हुई थी, यानी कि शेक्सपियर के ड्रामास परफॉर्म होने से बहुत पहले, है ना. और इनर टेम्पल, इसका मतलब है, ये आपको थिएटर का नाम याद रहना चाहिए. फिर 1565 में फर्स्ट प्रिंट हुआ था जिसमें ये सब लिखा हुआ था कि फर्स्ट 3 एक्ट्स किसने लिखे हैं, लास्ट 2 एक्ट्स किसने लिखे हैं, ठीक है. अच्छा, इसके ऊपर सिनेका का इन्फ्लुएंस था, यानी कि ये रिवेंज ट्रेजेडी है, मर्डर्स ज्यादा हो, रिवेंज हो, तो इसका मतलब होता है कि उसमें सिनेका का इन्फ्लुएंस रहता है, ये आपको याद रखना है. हालांकि प्योर सिनिकन ट्रेजेडी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो प्योर सिनिकन ट्रेजेडी होती है उसमें प्ले विद इन प्ले होना बहुत जरूरी है और उसमें गोस्ट का आना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, रेडी हो गया हमारा. अब आते हैं एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज: रिचर्ड सेकंड, एडवर्ड सेकंड, हेनरी एट, द फेमस विक्ट्रीज ऑफ हेनरी 5. इन्होंने ये 4 प्लेज दिए हैं, चारों ही फेमस है, आपको मालूम है. अब उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द अबव वर नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. तो अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एडवर्ड सेकंड है ना, ये मार्लो का लिखा हुआ प्ले है, एक होमोसेक्सुअल किंग के बारे में जो वेल्स का किंग था, ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो भी ऑप्शन होगा हमारा उसके अंदर
बी आना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि ए और बी भी दे रहे, लेकिन जो रिचर्ड सेकंड है वो शेक्सपियर ने लिख रखा है। भाई आपको शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनका पता होना ही चाहिए। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, हेनरी पार्ट 3, हेनरी 6 उसका पार्ट 3 पहले लिखा गया, बाद में पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा गया। हेनरी 8 लिखा गया, किंग जॉन लिखा उन्होंने रिचर्ड लिखा, उन्होंने एडवर्ड 3 लिखा है, एडवर्ड 2 लिखा है। तो ऐसे करके उनके जो बेसिक प्लेज है वो आपको पता होने चाहिए। तो आंसर तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि इसमें अच्छा, ये जो है द फेमस विक्ट्रीज ऑफ हेनरी, आपने देखा कि कहीं पर भी हेनरी 5 का जिक्र शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेज में नहीं आता है। तो हमको आंसर तो मिल गया कि बी और डी है, क्योंकि हेनरी 5 भी लिखा है उसने और रिचर्ड 2 भी लिखा है शेक्सपियर ने। अब आगे लेते हैं कि देखिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने अभी कहा कि जैसे इस पे क्वेश्चन बनता है कि एडवर्ड 2 जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है होमोसेक्सुअल किंग के ऊपर। तो वो जो क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा है उसके अंदर गेवेस्टोन, अब तो मैं एक थोड़ा सा स्टोरी डिस्कस कर रहा हूँ कि एडवर्ड 2 जो है वो 1592 में आया, मार्लो ने लिखा उसका हिस्टोरिकल, एक ही हिस्ट्री प्ले लिखा है उन्होंने, हालांकि उन्होंने और भी लिखे हैं लेकिन वो प्योर हिस्ट्री की तरह नहीं लिखे उन्होंने, मतलब इंग्लैंड के राजाओं पे नहीं है, ठीक है। और उनका जो रिलेशनशिप था गेवेस्टोन के साथ, अब ये एक मैरिड राजा है, इनकी वाइफ है इसाबेला, इसके बच्चे हैं, उसके बावजूद भी उनका एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप था एक गेवेस्टोन के साथ में। और उससे जो राज दरबारी कोटियर्स थे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल उत्पन्न हो जाता है एंड हिज इवेंचुअल डिस्पोजिशन एंड डेथ। तो उसको टावर में कैद करके उसकी पत्नी और मॉर्टिमर नाम का एक मंत्री मिलकर के उनको मरवा देते। तो बाद में जो बेटा है वो अपनी माँ के साथ और कोटियर्स के साथ में रिवेंज लेता है, ये उसकी पूरी कहानी है। फिर फेमस विक्ट्रीज ऑफ हेनरी 5, ये कोई एनोनिमस हिस्ट्री प्ले है बच्चों। एनोनिमस का मतलब है इसके ऑथर का हमें पता नहीं है, ठीक है। डीलिंग विद द यूथफुल प्रिंस हॉल। अब प्रिंस हॉल जो है ये बहुत, हेनरी 5 को ही प्रिंस हॉल कहा जाता है, ठीक है। प्रिंस हॉल जो है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ रखा है, आपको मालूम होना चाहिए। his relationship with Falstaff and his transformation into King Henry V. It is an important source. अच्छा, अब ये Falstaff का मैंने रेफरेंस क्यों दिया यहाँ पे, क्योंकि शेक्सपियर का एक क्वेश्चन तो इसमें से बार बार आ रहा है, 2 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं। 2 बार तो यही क्वेश्चन आया कि जो शेक्सपियर का सबसे ज्यादा फेमस क्लाउन है वो कौन है, तो वो फॉलस्टाफ है। ये एक मोटा, थोड़ा सा मोटा कलाकार दिखाया गया है और उसको बहुत ज्यादा कॉमिक सीन्स क्रिएट करने वाला दिखाया गया है, ठीक है। तो जब ये बच्चा होता है प्रिंस हॉल, तब तो इसकी दोस्ती होती है और फिर बाद में जब ये रियलाइज करता है कि आई बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, तो कैसे इसको छिटक देता है। इस तरह की एक मतलब कहानी बहुत फेमस है। एंड इज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू किंग हेनरी 5, so it is an important source play, precursor to Shakespeare's Henry 4th and Henry 5th, ठीक है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि फेमस विक्ट्रीज ऑफ हेनरी 5 शेक्सपियर का लिखा हुआ नहीं है, हालांकि हेनरी 5 उन्होंने लिखा है, हेनरी 4th भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो टिप क्या है कि एडवर्ड 2 मार्लो का लिखा हुआ है, रिचर्ड 2 शेक्सपियर का लिखा हुआ है, हेनरी 5 शेक्सपियर का लिखा हुआ है और ये एनोनिमस है। तो इससे करके हमें आंसर मिल सकता है कि भाई ये वाला और ये वाला शेक्सपियर का लिखा हुआ नहीं है। तो ये आंसर भी क्लियर हो गया। एक बार जिनको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन के इन्होंने क्या पूछा था। कंसीडर द फॉलोइंग इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज, रिचर्ड 2, एडवर्ड 2, हेनरी 5 और द फेमस विक्ट्रीज ऑफ हेनरी 5, और फिर उन्होंने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया। इसका मतलब है जो कुछ आप लोग पढ़ते हो, जो कुछ नोट्स से आप प्रिपेयर करते हो, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर करके आ ही रहे हैं। अब आते हैं, हम एक नया क्वेश्चन तैयार करते हैं। देखिए 3rd क्वेश्चन है 2024 अगस्त के क्वेश्चन है ये, और अब जो पेपर आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई द प्लेस दैट जॉन फ्लेचर रोट इन कोलैबोरेशन विद फ्रांसिस ब्योमंट। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि व्हेनेवर वी स्टडी फॉर इंग्लिश ड्रामा यूनिट नंबर 1, तो जितने भी कोलैबोरेशन के राइटर्स हैं या जिन लोगों ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में लिखा, उसका एक क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। तो जब भी आप अपने नोट से प्रिपेयर करें तो एक कॉपी में नोट अलग से बना लें, जो भी नोट्स आपको हमने प्रोवाइड कर रखे हैं इंग्लिश कॉस्मोस ने, कि भाई ये ड्रामास जो है वो कोलैबोरेशन में लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे फेमस जोड़ी फ्रांसिस, ये जो जॉन फ्लेचर और फ्रांसिस ब्योमंट की है, इन दोनों ने मिलकर के मोर देन 200 प्लेज लिखे। अब इसमें एक है द फेथफुल शेपर्डेस, दूसरा है लॉयल सब्जेक्ट, क्यूपिड्स रिवेंज, द पिलग्रिम
एंड द मेड्स ट्रेजेडी। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा लिखा है कौन सा नहीं लिखा है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि कोलैबोरेशन में किस किस के साथ लिखा है। तो इसका आंसर है क्यूपिड्स रिवेंज और ये द मेड्स ट्रेजेडी। तो अभी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। इसका मतलब है इन ड्रामास के ऊपर अगला क्वेश्चन बनता है। कहने का मतलब है आने वाले दिनों में जो पेपर्स होंगे उनमें ये जो ऑप्शंस में प्लेज आते हैं, मैं पिछले 27 सालों से इंग्लिश कॉस्मोस रन कर रहा हूं। मैंने 16 बार नेट क्वालिफाई किया है, 3 बार जेआरएफ। मैं ये पेपर हमेशा रिवाइज करता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं, अपेयर भी होता हूं और बीच बीच में सारे पेपर्स की स्टडी भी करता रहता हूं। तो मैं देखता हूं कि जब ऑप्शंस देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं अगले क्वेश्चन पेपर में आपको उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आइए, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल जिनके पास पहुंचा है, वो क्या करें, इसे सब्सक्राइब करें, सबसे पहले लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और हाई क्लास नोट्स के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश पारिक है। मैं पीएचडी हूं कैनेडियन लिटरेचर में और डबल एमफिल हूं लिंग्विस्टिक्स में और लिटरेचर में, और मैं 16 बार नेट क्वालिफाइड जो मैंने अभी बताया, और मैं पिछले 27 सालों से इंग्लिश कॉस्मोस रन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने थाउजेंड्स रिसर्च पेपर्स रीड किए इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़पेपर रिसर्च सेमिनार्स में, और मैं अपने सब्जेक्ट से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूं। तो आप लोग मुझ पे यकीन कर सकते हो। ठीक है, अब आइए कि जो फेथफुल शेपर्डेस है वो केवल जॉन फ्लेचर ने अकेला लिखा है। थोड़ी इसकी जानकारी ले लो। 1608 में लिखा है। पेस्टोरल ट्रेजिक कॉमेडी होती है। पेस्टोरल का मतलब होता है जिसमें गांव दिखा रखा होता है, डीलिंग विद लव, चेस्टिटी, डिजायर एंड सेक्सुअल मोरालिटी। फेथफुल है ना, तो सेक्सुअल मोरालिटी दिखाई। इट वाज वन ऑफ द फ्लेचर्स अर्ली इंडिपेंडेंट प्लेज। फिर द लॉयल सब्जेक्ट जॉन फ्लेचर ने अकेला लिखा था 1618 में। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है अबाउट आर्केस, ये आपको नाम याद रखना है, लॉयल मिलिट्री कमांडर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है अगले एग्जाम के लिए। हु इज अनजस्टली ट्रीटेड बाय हिज रूलर। इट एक्सप्लोर्स लॉयल्टी, tyranny एंड पॉलिटिकल पावर। द लॉयल सब्जेक्ट से समझ में आ रहा होगा कि राजा किस तरह से बाकी लोगों के साथ में गलत तरीके से ट्रीट करता है। क्यूपिड्स रिवेंज ये इन दोनों ने मिलकर के लिखा है 1607 एंड 8 में। ये एक ट्रेजेडी और ट्रेजिक कॉमेडी की कैटेगरी में आती है। जो क्यूपिड एंड फॉरबिडन लव, क्यूपिड का नाम सुना होगा आपने। क्यूपिड जो लव गॉड है, जिनके पंख हैं, वो ब्लाइंड है, वो किस तरह से मतलब फॉरबिडन लव, जो उनको मना किया गया है प्यार के लिए, और वो करने के बाद उसका कैसे डिस्ट्रक्शन आता है इस प्ले में। इट इज वन ऑफ द प्लेस जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज अ ब्योमेंट एंड फ्लेचर कोलैबोरेशन। ये बहुत फेमस है। फिर द पिलग्रिम, ये जॉन फ्लेचर ने अकेले लिखा था, यानी कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन बेस्ड है जॉन फ्लेचर। आपने केवल जॉन फ्लेचर के भी क्वेश्चंस कर रखे हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या लिखा है, तो आप इस आंसर को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक कॉमेडी है इन्वॉल्विंग पैड्रो, who disguises himself as a pilgrim after being rejected by his beloved. It explores disguise, love and comic intrigue. तो पिलग्रिम भी आपको याद रखना है। और द मेड्स ट्रेजेडी ये दोनों ने मिलकर के लिखा था, अ मेजर जैकोबियन ट्रेजेडी इन्वॉल्विंग एस्पेशिया, एमिंटर एंड इवाडेन। इसमें एस्पेशिया का नाम फेमस है, आपको याद रखना है। विद थीम्स ऑफ इलिसिट लव, यानी कि शादी के बाहर का प्यार, बिट्रेयल, ऑनर एंड रिवेंज। तो मेमोरी ट्रिक क्या है, देखो जरा ध्यान से देखिए इसको, कि ब्योमेंट और फ्लेचर ने ये दोनों प्ले लिखे हैं, क्यूपिड्स रिवेंज और मेड्स ट्रेजेडी। बाकी फ्लेचर ने अकेले लिखे हैं ये सारे प्लेस। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, देखिए, रेस्टोरेशन कॉमेडी से। इसलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने बड़ा ध्यान रखा है, हर एज में से एक एक क्वेश्चन एक एक ड्रामा का दे दिया उन्होंने। अब देखिए ये कॉमेडी और उस तरफ उसके ड्रामेटिस्ट है। द मैन ऑफ मोड बहुत फेमस है, जिसके अंदर उन्होंने उस जमाने के जो विट और फैशनेबल लोग होते थे उनके ऊपर सटायर किया है इसके थ्रू। ठीक है, द कंट्री वाइफ, जिसमें कंट्री के डबल मीनिंग निकलते हैं, और इसके अंदर उन्होंने सटायर किया, ये विचरली का प्ले है। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने जो अर्बन क्लास और उनकी इमोरालिटी होती है शहरों के लोगों की, उनके बारे में बताया। द ओल्ड बैचलर है, कैसे एक आम आदमी थोड़ा सा बड़ा उम्र में और वो शादी करना चाहता है, उससे रिलेटेड एक प्ले लिखा है। और द प्रोवोक्ड वाइफ, ये चार बड़े फेमस प्ले, मतलब कि बड़ा रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन पूछ लिया, और चारों ही ड्रामेटिस्ट फेमस है। सबको मालूम है कि हम
आपको पढ़ाते रहते हैं कि भाई कॉन्ग्रीव इंपॉर्टेंट है, वैन ब्रॉ, विचर्ली और जॉर्ज एथरेज। फिर उन्होंने 4 ऑप्शंस दे दिए कि भाई ये किसने लिखा है। तो अगर मान लीजिए किसी को इतना सा पता है कि भाई जो कंट्री वाइफ है वो विचर्ली का प्ले है, तो इसका मतलब है कि वो बी और थर्ड का कॉम्बिनेशन देखेगा, एटलीस्ट इतनी सी जानकारी। अब देखिए कि इसमें बी के साथ तो 4 दे रखा है, यानी कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिए जरा कि बी के साथ थर्ड इन्होंने एक में दिया है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर लेगा कोई भी स्टूडेंट। उसको कोई एक भी ड्रामा याद है, क्योंकि बी के साथ थर्ड का ऑप्शन सेकंड में आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर सेकंड ही है। अब बाकी आप देख लीजिए कि सर जॉर्ज एथरेज बहुत फेमस रहे हैं, इन्होंने रेस्टोरेशन कॉमेडी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और ये सेकंड पार्ट ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी के लिख रहे हैं। रेस्टोरेशन कॉमेडी के भाई देखो 1600 और 60 से रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है, तो रेस्टोरेशन एज का मतलब भी सबको पता होना चाहिए कि जो चार्ल्स सेकंड थे, वो जब फ्रांस से वापस ला करके उनको गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि उससे पहले क्रॉमवेल ने क्या किया था बताइए। क्रॉमवेल ने चार्ल्स फर्स्ट को मार करके, यानी इनके फादर को मार करके गद्दी पे ये खुद बैठ गए थे, और इस पीरियड को अपन इंटररेग्नम बोलते हैं। इंटर, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, रेग्नम या कॉमनवेल्थ पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी के अंदर क्या होता है कि चार्ल्स सेकंड जब एग्जाइल में चले गए थे, तो वो फ्रांस गए थे, और फ्रांस इंग्लैंड से थोड़ा सा ज्यादा ओपन टाइप का मेंटालिटी का देश है, तो वहां पे उनके वो राजा है, तो राज दरबार के लोगों के आसपास ही रहे होंगे, तो वहां से जब ये वापस आके राजा बने, तो आसपास जो है, अच्छा उससे पहले आपको मालूम है कि 1642 में थिएटर्स को प्यूरिटन लोगों ने बंद करवा दिया था, क्योंकि क्रॉमवेल एक प्यूरिटन था। मतलब कि जो सिविल वॉर हुई थी, और देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले का जो पीरियड है वो बड़ा टर्बुलेंट पीरियड रहा है इंग्लैंड में, तो ड्रामा को वो लोग पसंद नहीं करते थे, बंद करवा दिए थिएटर, तो नया किस्म का ड्रामा स्टार्ट हुआ रेस्टोरेशन एज के साथ, इसीलिए उसको रेस्टोरेशन भी बोलते हैं, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। और अब इसमें थोड़ा सा राजा के हिसाब से या रॉयल पीपल या एरिस्टोक्रेटिक लोगों के हिसाब से ओपन टाइप के प्लेज लिखे गए। विमेन फर्स्ट टाइम स्टेज पर आने लगी, इलेबोरेट सीनरी नजर आने लगी, क्लोज्ड थिएटर विद लाइटिंग, जिसके अंदर वो लोग मोमबत्ती और शैंडलियर्स का काफी यूज करते थे, ठीक है। तो उस वक्त थोड़ा सा राजा की वजह से फैशन भी काफी फैल गया था, तो बहुत सज धज के नौजवान रहा करते थे, और वो विटी डायलॉग्स बोला करते थे, तो उस पे थोड़ा सा सटायर किया है मैनरिज्म के ऊपर। तो उन्होंने विटी और फैशनेबल डोरीमेंट दिखाया है, डोरीमेंट बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो आपको एक क्वेश्चन तो यही बन रहा है कि भाई मैन ऑफ द मोड में वो एक्चुअल में मैन ऑफ मोड कौन है। मोड मतलब वन हु शोज मॉडर्निटी, ठीक है, वो डोरीमेंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में द कंट्री वाइफ है विलियम विचर्ली का, 1675 में आया। इनका क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन भी बनता है। ये प्रोवोकेटिव सेक्सुअल ह्यूमर है, और इनका जो मेन कैरेक्टर है वो हॉर्नर है, ठीक है। और जो पिंच वाइफ है, उसकी वाइफ का नाम है द कंट्री वाइफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस प्ले को भी आपको पढ़ लेना चाहिए, हल्का सा समरी पढ़ लीजिए। हॉर्नर जो है उसने ये अफवाह फैलाई है, हॉर्नर नाम भी देख लीजिए, सेक्सुअली हॉर्नी, जिसको अपन कोलोक्वियल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ओवरली एक्साइटेड, तो ऐसे नाम रखे गए हैं। ये कॉमेडी में नाम रखने की परंपरा बेन जॉनसन ने स्टार्ट की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत सारी जानकारियां दिए जा रहा हूं ताकि आपका कोई भी तरह का क्वेश्चन आए तो सॉल्व हो जाए। ये अपने आप को इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है कि साहब मैं सेक्सुअली एक्टिव नहीं हूं, मैं बीमार हूं, मैं किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकता, ये वो अफवाह उड़ा देता है। तो शहर की सारे अमीर लोगों की औरतें इनके घर आती हैं, और ये सबको सेक्सुअली यूज करता है, ठीक है। इस तरह का प्ले है। द ओल्ड बैचलर, ये विलियम कॉन्ग्रीव का, ये तो बहुत ही फेमस है, क्योंकि द वे ऑफ द वर्ल्ड हम पढ़ते ही हैं। उसके बाद ये ओल्ड बैचलर बहुत फेमस है, ये इनका फर्स्ट प्ले है, इसलिए वैसे भी आपको इन्होंने घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्लासिक रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स की कैटेगरी में आता है। जैसे भाई वो बैचलर है, उसकी शादी नहीं हो रही है, वो बूढ़ा हो गया है, ठीक है, और थोड़ा सा किस तरह से वो इधर उधर कोशिश करता है बनठन के कि मेरी शादी हो जाए। और द प्रोवोक्ड वाइफ, ये जॉन वेनबरो का प्ले है, ये 1697 में, एंड ऑफ द जो रेस्टोरेशन एज है ना। कॉमेडी सेंटर्ड ऑन द अनहैप्पी मैरिज ऑफ लेडी ब्रूट एंड सर जॉन ब्रूट। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो आंसर तो आपको मैंने दे ही दिया इसका, इथरेज, विचर्ली, कॉन्ग्रीव और वेनब्रॉ। फिर आया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, देखो ये अगस्त 24 में भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके बाद इसी बर्नार्ड शॉ को लेकर के कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
कभी उनकी फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर पूछ लेते हैं, कभी अवार्ड को लेकर पूछ लेते हैं, क्रोनोलॉजी को लेकर पूछ लेते हैं, कैरेक्टर को लेकर पूछ लेते हैं। तो इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको रखना है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि इनका जो पिग्मेलियन है, ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनका जो पिग्मेलियन है वो बिल्कुल बीच की एज में लिखा गया था। पिग्मेलियन जो है वो आपको पता है आर्ट, स्पोकन इंग्लिश जिसमें लिंग्विस्ट है, संस्कृत का भी लिंग्विस्ट है, इंग्लिश का भी लिंग्विस्ट है, और इस तरह का एक प्ले है जिसमें वो एक कॉकने बोलने वाली लड़की को सोचते हैं कि भाई इसको हम जितनी जल्दी हो सकते हैं 3 महीने में इंग्लिश सिखा करके एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में डचेस के तौर पर प्रेजेंट कर देंगे। ये बीच का प्ले है, इसे वैसे भी याद रह जाएगा कि इसका जो सीक्वेंस है वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। और जो इनका बहुत लेट प्ले है वो आता है आपका ये वाला टू ट्रू टू बी गुड। और जो सिंजन है जिसको सेंट जॉन भी आप पढ़ सकते हो, ये भी लेटर लाइफ में लिखा गया था। इसका मतलब है कि आर्म्स एंड मैन से इसकी स्टार्टिंग होती है। आंसर मैंने दे ही रखा है कि सबसे पहले आर्म्स एंड द मैन लिखा गया, फिर मैन एंड सुपरमैन लिखा गया। आर्म्स एंड द मैन जो है वो एक चॉकलेट सोल्जर हीरो के ऊपर बेस्ड है। ओके, टाइटल किससे लिया है? वर्जिल के एनीड से। सब कुछ आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्जिल का जो एक बहुत फेमस एनीड है, एपिक, उससे लिया गया है। और इसमें थोड़ा आयरनी की गई है कि वो जो सोल्जर है उसको आर्म्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। और सेंट जॉन के अंदर उन्होंने जो थीम उठाई है कि वो आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रांस की हेल्प करने वाली लड़की, जब इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हुआ था 14th सेंचुरी में, तो इस लड़की के अंदर सुपरनेचुरल पावर आई थी और उसने कहा था कि भाई मैं हेल्प करूंगी। और बाद में जो अंग्रेज लोग हैं जब वो हार जाते हैं तो वो इसको डायन यानी कि विच प्रूव करके और जला देते हैं जिंदा। फिर बाद में इसको सेंट घोषित करता है कैथोलिक चर्च। तो ऐसे करके ये भी बहुत फेमस है। पिग्मेलियन मैंने आपको बता ही दिया। मैन एंड सुपरमैन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है उस जमाने की, जिसमें सुपरमैन उसको कहा गया है जो वुमन के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दे और बिना शादी के रहे, तो वहां पे उसको सुपरमैन कहा गया है। इसमें डॉन जुआन इन द हेल नाम का एक बहुत फेमस सीन आता है। इसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। डॉन जुआन इन हेल, इसका क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी कई बार, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देखो थोड़ा थोड़ा समरी और देख लीजिए, आपको एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी। आर्म्स इन द मैन 1894 में आया, ठीक है। अच्छा, जो बर्नार्ड शॉ है इनके प्लेस को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, प्लेस प्लेजेंट एंड प्लेस अनप्लेजेंट। ये आपको रखना है, याद रखना है। प्लेजेंट प्लेस पहले लिखे गए, अनप्लेजेंट प्लेस बाद में लिखे गए। तो इसमें जो आर्म्स एंड द मैन में है उसमें जो कैप्टन ब्लंचली बहुत फेमस हीरो है। ये एक प्रैक्टिकल स्विस मर्सिनरी है। मर्सिनरी का मतलब है भाड़े का सैनिक, मतलब जो पैसे लेता है और लड़ाई करता है किसी भी कंट्री के लिए। तो चैलेंजेस रेनाज रोमांटिक आइडियल ऑफ सर्जियस एज अ हीरोइक सोल्जर। रेना हमारी हीरोइन है, ये थोड़ी सी बचकानी टाइप की लड़की है और इसका बड़ा एक रोमांटिक आइडियल है। और वो जो सर्जियस है, इससे इसकी सगाई हो रखी है, लेकिन फिर ये इससे प्यार करने लगती है और लास्ट में इनकी शादी दिखा देते हैं, ठीक है। इसमें लूका नाम की सर्वेंट बहुत फेमस है, ब्लंचली हीरो बहुत फेमस है, रेना, तीनों पे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैन एंड सुपरमैन जो है आप देखिए उसके बाद लिखा गया है 93 और 5 के बीच में। ये परफॉर्म्ड हुआ था सबसे पहले 1905 में। इसका सबटाइटल है अ कॉमेडी एंड अ फिलॉसफी। ये कॉमेडी भी है और साथ में फिलॉसफी है। ये शॉ का जो आइडिया है लाइफ फोर्स का, आप प्लीज लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। लाइफ फोर्स का क्या मतलब होता है? हमारे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो शंकर भगवान है ना, शंकर भगवान शादी नहीं करना चाहते और पार्वती जो है उनके लिए काफी तप करती है। तो हमारे यहां पर ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि आपके अंदर एक लाइफ फोर्स है। इसको ना इंग्लिश में, फ्रेंच में बोलते हैं एला, एला वाइटल, लिख लीजिए आप। और अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि उस राइटर को एक नोबेल प्राइज दिया गया था जिसने एला वाइटल का कॉन्सेप्ट खोजा था। ये भी वो एक राइटर है बहुत फेमस, ठीक है। मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं, चलिए, नहीं तो आप सोचोगे कि सर ने हमें होमवर्क दे दिया बैठे बिठाए। बर्ग सॉन्ग, ये बर्ग सॉन्ग का कॉन्सेप्ट है
हेनरी बर्गसॉ, मैंने आंसर दे दिया। अब आप ये देखिए कौन सी बुक में आता है, इतना आंसर दे दीजिए। एला वाइटल का मतलब होता है लाइफ फोर्स। अब ये क्वेश्चन और बन रहा है कि ये कौन से थिंकर की या फिलोसोफर की फिलोसफी पर बेस्ड है। अब ये इतने बड़े फिलोसोफर की फिलोसफी पे बेस्ड है तो इसको अवार्ड मिला है, अब अंदाजा लगाइए। ठीक है, तो इसमें शॉ का आइडिया क्या है लाइफ फोर्स का, कि एवोल्यूशन एंड द सुपरमैन, कि जब एवोल्यूशन होता है तो वही आदमी बचता है जो, क्योंकि देखो ऐसा माना जाता है कि एक आदमी जितनी जल्दी शादी कर लेता है वो उसकी जितनी भी एनर्जी है, उसके जो एफर्ट्स हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं परिवार को पालने में। ठीक है, सो द फेमस डॉन जुआन इन हेल एपिसोड इसमें आता है, मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अंदर ये जॉन टैनर बहुत फेमस कैरेक्टर है, एन वाइटफील्ड बहुत फेमस है ये आपको, और ऑक्टेवियस रॉबिन्सन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है और इस प्ले की थोड़ी सी समरी पढ़ लेनी चाहिए। पिग्मेलियन क्यों फेमस है, आप देखिए मैंने कहा ना मिड पीरियड में लिखा गया है उनका, तो इसमें ये वाला एज आपको याद रखना है। नाइनटीन 12 में रिटर्न, फर्स्ट परफॉर्म वियना के अंदर 1913 में, इसीलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश परफॉर्मेंस जो हुई थी वो 1914 में हुई थी। तो अब आपको समझ में आ गया वो 3 डेट क्यों दे रखी है, क्योंकि अभी ने देखा होगा ना, अभी जो पेपर रिवाइज हो रहा है उससे पिछला जो पेपर आया था उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इसका एक बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा प्ले है, उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस कहाँ हुआ, उसकी कोई फिल्म बनी है क्या, कोई दूसरी लैंग्वेज में फिल्म बनी तो वो कहाँ परफॉर्मेंस हुआ, इसका स्क्रीन प्ले किसने लिखा, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इसमें प्रोफेसर हिगिंस दिखा रखे हैं जो लैंग्वेज के प्रोफेसर हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के, और एलिजा डूलिटिल हमारी हीरोइन है। सबको एक तो पिग्मेलियन पता होना चाहिए, एक मिथ है जिसमें पिग्मेलियन नाम का जो एक आदमी है वो मूर्तिकार है, स्कल्प्टर है, एंड ही प्रिपेयर्स अ स्कल्प्टर ऑफ एक लड़की, और वो वीनस जो गॉडेस है उससे प्रार्थना करता है कि मुझे इससे प्यार हो गया, और वो जो मूर्ति है वो लड़की में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन इस आयरॉनिकली थीम इसमें बिल्कुल अलग है कि ये एक प्रोफेसर हिगिंस है, उम्र में थोड़ा सा बड़ा है, ये एक कॉकने का मतलब होता है थोड़ी सी डायलेक्ट, अनपॉलिश्ड इंग्लिश, लंदन के बिल्कुल सेंटर में बोली जाती है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉकनी का मतलब क्या होता है ये भी कई बार बच्चे पूछते हैं, हालांकि उन्होंने पूछते कम है, मैं आगे होकर बताता रहता हूं कि जो सबसे पुराना चर्च है उसकी बेल जहां तक सुनाई देती है उस आवाज को कॉकनी बोलते हैं। तो वो जो टिपिकल लैंग्वेज वहां के लोग बोलते हैं जिसको थोड़ा सा अनसोफिस्टिकेटेड और अनरिफाइंड मानते हैं, और बर्नार्ड शॉ जो है वो बहुत ज्यादा फेमस लिंग्विस्ट भी माने जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं अपने संस्कृत के प्रोफेसर जो वहां साथ में खड़े हैं बारिश से बचने के लिए एक जगह, कि ये लड़की फ्लावर बेच रही है इस लैंग्वेज में, और हम इनको, इस लड़की को कुछ ही दिनों में अच्छी सी लैंग्वेज सिखा करके इंग्लिश की और प्रॉपर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ में इसको डचेस के रूप में पार्टी में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये एक सटायर है क्लास के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, एक्सेंट के ऊपर और सोशल आइडेंटिटी। हालांकि ये एक्सपेक्ट करता है कि लड़की से शादी कर लेगी, लेकिन ये लड़की किसी और से शादी करके अपनी फ्लावर शॉप एस्टेब्लिश कर लेती है। अब आप बोलोगे कि ये क्या दिखाया है इसके अंदर, इन्होंने इसमें बहुत कुछ दिखाया कि लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी है क्या, क्या लैंग्वेज से हमारी क्लास डिसाइड होगी क्या, और एक्सेंट इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों को दिखाया। तो एलिजा डूलिटिल हमारी हीरोइन है, बार बार आ रहा है क्वेश्चन। हेनरी हिगिंस जो प्रोफेसर है, कर्नल पिकरिंग है, और ये एल्फ्रेड डूलिटिल उस लड़की का फादर है जो आकर के इनसे पैसे मांगता है, और इनकी मदर इनके साथ रह रही है मिसेस हिगिंस, प्रोफेसर साहब की। ठीक है, अब आता है कि सेंट जॉन क्यों फेमस है। ध्यान से देखिए, ये इसकी डेट है 23-24, तो 23 में तो ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ, पब्लिश 24 में हुआ। ठीक है, तो क्रॉनिकल प्ले है, हिस्ट्री प्ले की तरह आप देखिए इसको, इसमें 6 सीन है और एक एपिलोग है। अब एक और क्वेश्चन, बर्नार्ड शॉ के प्लेज में प्रोलोग्स और एपिलोग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन बहुत कम होता है, बैठ करके बातचीत ज्यादा होती है, इसीलिए इनके प्लेज को हम मोस्टली क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम प्लेज। अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं, देखो प्रॉब्लम प्लेज, जो बच्चे सीरियस हैं, जेआरएफ निकालना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हैं मेरे चैनल पे, वो प्रॉब्लम प्ले पे 2 तरह की रिसर्च करें। एक प्रॉब्लम प्लेज वर रिटन बाय बर्नार्ड शॉ, एक प्रॉब्लम प्लेज है शेक्सपियर के लिखे हुए। तो शेक्सपियर के प्रॉब्लम प्लेज को प्रॉब्लम प्लेज किसने बोला,
कौन सी बुक में बोला, वो 20th सेंचुरी का क्रिटिक है, उस पर आप थोड़ी सी रिसर्च इंटरनेट से कर लो और अपने नोट्स बना लो। इस वक्त इस वीडियो में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बताऊं, नहीं तो वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने कि इनकी प्लेस को प्रॉब्लम प्लेस बोलते हैं, इनमें एपिलॉग्स होते हैं। एपिलॉग का मतलब है ड्रामा के बाद एक स्पीच आती है, ड्रामा के पहले एक स्पीच आती है। जैसे अभी हम ये ऊपर वाला प्ले डिस्कस कर रहे थे पिग्मैलियन, इसमें बहुत लंबा प्रेफिस दे रखा है, प्रोलोग दे रखा है, और उसके अंदर बाकायदा फोनेटिशियंस के नाम दे रखे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा वापस लेके आता हूं। अच्छा, वो जो लड़की थी उसको जोन ऑफ आर्क कहा जाता है। जो लड़की में सुपरनेचुरल पावर्स हैं, वो प्रेजेंट करती है अपने आप को एक विजनरी के तौर पर, और अपने राजा को जाकर के बोलती है कि भाई मैं एक नेशनलिस्ट हूं, आप मुझे 1 मिनट के लिए कमांडर बना दो तो मैं अंग्रेजों को हरा दूंगी। पता नहीं वो हार रहा होता है, डॉफिन है उसका नाम, राजा का नाम, वो उस राजकुमार का, वो उसको कमांड दे देता है और ये बाकायदा फ्रांस को जिता देती है। लेकिन जो हारते हैं अंग्रेज, वो इसको फिर डायन यानी कि विच सिद्ध करके जला देते हैं। तो ये क्या है, इंडिविजुअल चैलेंजिंग एस्टैब्लिश रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो इसके अंदर आपका जोन ऑफ आर्क मेजर कैरेक्टर है, बाकी कोई क्वेश्चन आपसे मोस्टली नहीं पूछते हैं। ठीक है, फिर एक प्ले है, देखिए, टू ट्रू टू बी गुड, 31 और लास्ट फेज का है ये। इसकी खास बात क्या है, ये ध्यान से देखिए, 1931 में लिखा गया और फरवरी 32 में परफॉर्म्ड हुआ। ये कॉमेडी है दैट मूव्स फ्रॉम अ बिजार स्टोरी ऑफ इलनेस एंड एस्केप इनटू फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल स्टेज सरमन्स। मतलब ज्यादातर इनके जो लास्ट के प्लेज हैं उनमें इन्होंने बहुत बड़े बड़े सरमन्स के तौर पर, उपदेशों के तौर पर अपने डायलॉग्स दिए हैं। सो इट क्वेश्चंस कन्वेंशनल आइडियाज अबाउट हेल्थ, मोरालिटी, सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर की थीम है। ठीक है, तो पेशेंट है, डॉक्टर सूजन स्वीटी है, ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ब्रे पॉप्सी का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कि भाई ये, अब ये क्वेश्चन भी आम बच्चा कर सकता है आराम से, क्योंकि जब हम 20th सेंचुरी का ड्रामा करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसमें आपको मालूम है डब्ल्यू बी ईट्स का एबी थिएटर फेमस है, जो उन्होंने आयरलैंड की थीम्स को एस्टेब्लिश करने के लिए लिखा। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड वो मार्टिन एस्लिन का दिया हुआ है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को ये दो भी आते हैं तो वो आराम से इसको लिंक कर देगा कि भाई जो एबी थिएटर वो डब्ल्यू बी ईट्स का है, तो ए का टू उन्होंने दो जगह दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो दूसरा देख लो कि थिएटर ऑफ द एब्सर्ड मार्टिन एस्लिन का, यानी बी का 1, तो साफ पता चल रहा है कि ये आंसर है। तो उससे तो बाकी की चीजें भी आ जाएंगी, और जब बाकी की चीजें हम मोस्टली नहीं भी पढ़ाते हैं कई बार, तो आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, एबी थिएटर किसने स्टैब्लिश किया, क्वेश्चन आ रहा है। डबलिन आयरलैंड की राजधानी में हुआ। किसने 1904 में हुआ, किसने किया, डब्ल्यू बी ईट्स और लेडी ग्रेगरी ने। और तीसरा है आपका एडवर्ड मर्टिन। ये तीनों एक इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं और इनके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इट बिकेम द मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, इसका भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आयरलैंड जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में है कुछ हिस्सा, तो इन्होंने देखा कि हमारा जो खुद का कल्चर है वो प्रमोट करना हमें चाहिए, क्योंकि इंग्लिश तो करेंगे नहीं। कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश राइटर्स नहीं है ये, आयरलैंड के राइटर्स हैं। मैं आयरलैंड के लोगों से मिला हूं बाकायदा सेमिनार में, और मैंने देखा है कि वो हमारे साथ अपने आप को लिंक करते हैं कि यार तुम भी कॉलोनाइज्ड थे अंग्रेजों के द्वारा और हम भी कॉलोनाइज्ड हैं। ठीक है, शक्लें एक जैसी दिखती हैं लेकिन वो बिल्कुल सताए हुए लोग होते हैं अंग्रेजों के। तो एबी थिएटर क्लियर हो गया। फिर थिएटर ऑफ द एब्सर्ड मार्टिन लेस्लिन का है, आपको मालूम होना चाहिए। ये मार्टिन लेस्लिन ने टर्म को पॉपुलराइज और कॉइन किया है। कॉइन करने का मतलब है पहली बार यूज करना। और उनका इन्फ्लुएंशियल बुक था 1961 का, ये आया हुआ है क्वेश्चन, जिसका नाम था द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है, मीनिंगलेस, वियर्ड, है ना, थोड़ा सा अजीब सा, जिसको बिज्जा बोलते हैं, अजीब। तो इनमें बड़े बड़े राइटर्स में जैसे बैके है, यूजीन आयनेस्को है ना, जीन जेनेट है, हैरोल्ड पिंटर है, ये मेजर ड्रामेटिस्ट हुए हैं जिन्होंने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड लिखा है। हालांकि इसमें टॉम स्टॉपर्ट भी है, डेविड हेयर भी है, और भी बड़े बड़े राइटर्स हैं, लेकिन ये मेन है। ठीक है, फिर आता है कि आपको थोड़ी और जानकारी होनी चाहिए कि भाई होप थिएटर क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने ड्रामा की यूनिट कवर की, मैंने होप थिएटर को कवर नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि मैंने सोचा पेपर में करा दूंगा बच्चों को। ये 1613 में फिलिप हैंसलो एंड जैकब मीड का तैयार किया हुआ है ये होप थिएटर, है ना। इट सर्व बोथ एज प्ले हाउस एंड अ बेयर बेटिंग एरेना। बेयर बेटिंग क्या होता है आप लिख लीजिए, जब
ड्रामा परफॉर्म नहीं होता था तो अंग्रेज कैसे अपने आप को एंटरटेन करते थे, तो वो क्या करते थे, भालुओं को लड़ाते आपस के अंदर, भालू का शिकार करना, मुर्गे लड़ाना, ठीक है। एक अनयूजुअल एलिजाबेथन और जैकोबियन थिएट्रिकल वेन्यू होता था, मतलब उसकी जगह बाद में फिर इन्होंने होप थिएटर सबसे पहले एस्टैब्लिश किया। तो फिलिप हेंसलो का नाम बहुत फेमस है, तो होप थिएटर हेंसलो ने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर से देखिए एक बार ऑप्शंस देखिए, सभी बच्चों को ऑप्शंस पता होने चाहिए कि इन्होंने फिलिप हेंसलो का नाम दिया है, ठीक है। और एक है जीन जेक्स बर्नार्ड, तो साफ पता चल रहा है थिएटर ऑफ द साइलेंस का क्वेश्चन इन्हीं का बनेगा। अब थिएटर ऑफ द साइलेंस क्या होता है, ये फ्रेंच थिएटर है, इसीलिए हमारे इंग्लिश में कम पढ़ाया जाता है, विच एम्फसाइज्ड अनस्पोकन कम्युनिकेशन। देखिए 20th सेंचुरी के अंदर मोस्टली लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं कि लैंग्वेज इज इनसफिशिएंट, और कम्युनिकेशन जो है जैसे हमारा जानवरों के साथ होता है ना, जब हम जानवरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो साइलेंट होता है कि नहीं होता है, पॉजेज, अब पिंटर ने भी, हेरल्ड पिंटर ने भी पॉजेज दिए अपने, है ना, जेस्चर्स एंड साइकोलॉजिकल टेंशन। एक्सप्लिसिट डायलॉग की जगह वहां पे थिएटर ऑफ साइलेंस में पेंटोमाइम की तरह मतलब थिएटर होता है, मतलब वो एक्शन कम करते हैं। तो ये इसका भी आंसर आपको मिल गया। और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द एंग्री यंग मैन जनरेशन ऑफ ब्रिटिश प्ले राइट्स एंड नॉवलिस्ट। ये नॉवेल्स और ड्रामा का मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एंग्री यंग मैन जो है वो नॉवेल्स में भी आता है, तो सबको मालूम है कि इसमें जॉन ऑसबॉर्न जो है, ये नॉट पूछा है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जॉन ऑसबॉर्न तो उसमें आ रहा है, फिर किंग्सले एमिस भी आ रहा है क्योंकि ये नॉवेलिस्ट है। अब एक आम स्टूडेंट को, अच्छा कॉलिन विल्सन का नाम भी फेमस है इनके लिए, तो एक प्रीस्टले का नाम आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें नहीं आ रहा है। अब किंग्सले एमिस कौन है, ये नॉवेलिस्ट हुए, इन्होंने लकी जिम करके बहुत फेमस नॉवल लिखा है बच्चों। ये एक प्रोफेसर है रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज का, और ये अपने एकेडमिक्स को बढ़ाने के लिए, प्रोफेसर्स को इंप्रेस करने के लिए, रिसर्च पेपर लिखने के लिए, जो सब काम तुम लोग करोगे आगे जाकर के, उसकी बड़ी एक रिडिकुलस सी कॉमेडी टाइप की इसने लिखी है, ठीक है। और उसमें जो ब्रिटिश क्लास सिस्टम है वो कैसे आड़े आता है कि मेरा स्कॉलर है, मेरे अंडर पीएचडी कर रहा है, लेकिन मैं इसको ज्यादा मुंह नहीं लगाऊंगा क्योंकि साहब ये ना मेरी क्लास से बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे करके इसमें ऐसा कुछ दिखा रखा है। जॉन ऑसबॉर्न है, आपको मालूम ही, एंग्री यंग मैन ड्रामेटिस्ट था जिसने लुक बैक इन एंगर लिखा 1956 में, जिसको अपन ड्रामेटिक वर्क के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। इन्होंने एक जिमी पोर्टर नाम का कैरेक्टर दिया है, आइकॉनिक रेबिलियस फिगर है ये, ठीक है। हमारे इंडिया में अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं जंजीर वगैरह, वो इससे इंस्पायर्ड थी। कॉलिन विल्सन जो है वो भी एंग्री यंग मैन से एसोसिएटेड है, अभी मैंने बताया। ये 1956 में इनकी बुक है द आउटसाइडर, ठीक है। हालांकि ये फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल ज्यादा लिखते हैं, लेकिन फिर भी इनको इस मूवमेंट में शामिल करते हैं, पर क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं जो एक बगावत करने वाला कैरेक्टर्स ये दिखाते हैं। और जो जेबी प्रीस्टले, ये आपको मालूम ही होना चाहिए कि ये उससे पिछली जनरेशन के राइटर है। जिन बच्चों ने हमारे यहाँ पे कोचिंग ली उनको पता है, अभी हमने प्रीस्टले राइटर को पढ़ा था, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग के ड्रामेटिस्ट है, जिनका एन इंस्पेक्टर कॉल्स पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है नेट में कई बार पहले, और द गुड कंपेनियंस है, टाइम एंड द कॉन्वेज है, ठीक है। मतलब जेबी प्रीस्टले ड्रामेटिस्ट है, लेकिन ये इन्होंने एंग्री यंग मैन क्रिएट नहीं किया, तो ये वैसे भी कोई भी स्टूडेंट आंसर दे देगा, तो ये आपको याद रखना है। एंग्री यंग मैन, किंग्सले एमिस, जॉन ऑसबॉर्न, कॉलिन विल्सन, और प्रीस्टले जो है वो उससे पिछली जनरेशन के राइटर है, इन्होंने इन सब टॉपिक पे नहीं लिखा। तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। आज मैंने जंप किया है, मैं पहले जुलाई के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था 2017 के, पर क्योंकि जब से कल से खबर आई कि भाई अब री अपीयरेंस होगा पेपर का, फिर से लेंगे ये लोग पेपर, तो मैंने सोचा कि मैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए वो पहले डिस्कस कर लेता हूं। तो आज के ये ड्रामा के क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच।